नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस करंट चाचा के एपिसोड में। उम्मीद है आप बेहतर हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। अगर आप तक ये आवाज़ जा रही है तो जल्दी से एक बार हाँ कर दें कि आप सुन पा रहे हैं। क्लास होगी, क्यों नहीं होगी क्लास? क्लास तो होती ही है। वो एक्चुअली कई बार ठंड पड़ रही है ना, तो टेक्निकली कभी-कभी हमारे सिस्टम में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। चलिए, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, उम्मीद है आप बेहतर हैं और पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे हैं आप लोग। अब देखिए समय आ गया है, 6 महीना बाकी है। तो जिन लोगों को 2025 में देना है अटेम्प्ट वो सीरियस हो जाइए। जिन लोगों को 27 में देना है, 26 में देना है, वो थोड़ा भी आराम की मुद्रा में रह सकते हैं। तो आप सभी को बहुत-बहुत एक शुभ आपका बढ़िया दिन हो और जय हिंद। अच्छा, अब एक कहानी ये है कि ज़िंदगी कैसी है उसके ऊपर एक विचार है। यथा काष्ठम च समयेताम महोदधौ। देखिए पानी में लकड़ी छोड़ देंगे, लकड़ी ऐसे तैरते हुए पहले अपने पास आएगी, फिर ऐसे लड़ेगी, फिर अलग चली जाएगी। ऐसी जिंदगी है हमारी। ऑल फ्लोटिंग। कभी हमारी जिंदगियां एक दूसरे के पास आती हैं, फिर अलग भी हो जाते हैं। तो ऐसा चलता रहता है। इट्स ऑल अबाउट लाइफ। तो इसमें ज्यादा परेशान मत होइए। दैट्स अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ दैट विल कीप ऑन फ्लोइंग। कभी कोई आएंगे, कभी कोई जाएंगे, वो चलता रहेगा। आपको अपने आप को देखना है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब चूंकि आपको अपने आप को देखना है आगे बढ़ाते हुए, तो एक वो छोटा सा आपको हम बता दें कि एक बहुत इफेक्टिव छोटा सा कोर्स हमारा जो बहुत इफेक्टिव भी हो सकता है और आपके लिए बहुत बेहतरीन एक प्लान आ रहा है। सोचिए 1200 रुपए पर महीने में आपको कितना लाभ मिल सकता है। आप अगर 2026 का तैयारी कर रहे हैं, ओनली 32999। 2027 का कर रहे हैं, ओनली 42999। दैट्स वेरी इफेक्टिव नाउ। और अफोर्डेबिलिटी का क्राइटेरिया आप तो पूरा मतलब आप देख सकते हैं पूरा फुलफिल हो रहा है, तो आप इसमें से इसका लाभ ले सकते हैं। नॉट ओनली दिस, आई एम गोइंग टू गिव यू अ गेम चेंजर थिंग। गेम चेंजर थिंग ये है, मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे 6 महीना बस यूपीएससी के लिए पढ़ना है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस रफ्तार बैच फॉर प्रीलिम्स 2025। ओनली फॉर प्रीलिम्स। इमेजिन आप पहले भी दे चुके हैं, फिर से देना चाहते हैं। अब आपके पास फायदे क्या है? बहुत सारे टेस्ट, 6 महीने में सिलेबस कवरेज, करंट अफेयर्स रिवीजन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, लॉट ऑफ थिंग्स। दिस बैच is starting from December 6 and 17,999 is the price. 17,999 is the price. सीएमसी कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इसमें। सीएमसी कोड और आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करिए, ऐप पे जाइए, वहां पर आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और आप ज्वाइन कर लीजिए इस रफ्तार बैच। हमारे 3 ब्रॉड बैचेज जो चल रहे हैं वो ये हैं। आरंभ बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30th नवंबर। आगाज 27 से और इग्नाइट हमारा जो 29 से चालू हो रहा है। तो ये अपने भाषाओं के लिए, इसे कोई इंग्लिश में होगा, इसे इग्नाइट है, बाकी इंग्लिश में होंगे, चालू होने वाले। सीएमसी कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, लेट्स सी व्हाट हैज कम इन द पेपर। पहला, several Indians still missing in Russia. Families petition MEA Russian embassy. Now, India-Russia का relation, I know we are too much going advanced in this relationship. और हमारे बीच में पिछले कुछ 6-7 महीनों से खबर आ रही है कि भारतीयों को वहां रिक्रूट करके भेजा जा रहा है किसी और काम के लिए, और उनको भेज दिया जा रहा है युद्ध करने के लिए यूक्रेन में। ये बातें हम लोग से सामने लगी हुई हैं। आइए देखते हैं। कहानी ये है कि हम लोगों ने पिछली बार भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से बात जब हुई थी पुतिन साहब की, तो हम लोगों ने बोला था कि हमारे लोगों को वापस भेज दीजिए, और उन्होंने भेजा भी था। पर अभी भी पता चल रहा है कि इन रशिया वी हैव गॉट मेनी ऑफ आवर पीपल देयर। रशिया में अभी भी हमारे बहुत लोग हैं। अब इंडिया के लोग जाके रशिया के नाम पर क्यों लड़ेंगे? सवाल तो सबसे पहले ये है। हाँ, इंस्टॉलमेंट में भी आप ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी आप ले सकते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। ठीक है, दैट कैन बी देयर इंस्टॉलमेंट ऑल्सो। हाँ, हो सकता है। तो हमारे भारत के लोग क्यों जाके रशिया में यूक्रेन के खिलाफ लड़ेंगे? नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ेंगे। तो इससे क्या मतलब अपने को सीखना है कि हमारे रिश्ते अच्छे हैं, तो मतलब रशिया शायद हम लोग को सुन भी रहा है। बाकी जगह तो ये सुनवाई होती भी नहीं। दे वुड हैव नॉट डन दिस, बट एटलीस्ट दे आर लिसनिंग टू अस। वो लोग ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के वापस भेजेंगे। अब कुछ लोग को बोला जा रहा है कि धोखे के नाम पे रिक्रूट कर लिया गया, पर वापस आएंगे। तो ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, पर यह है कि उनके लिए बड़ी है। जिनके लोग वाकई में वहां गए हैं, फंस गए, उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। और हमें भी समझना चाहिए कि कैसे भी कोई वॉर जोन बने, वहां पे हमें नहीं जाना चाहिए। खैर, अगला देखते हैं।
ईरान टू होल्ड डिस्कशंस और होल्ड न्यूक्लियर डिस्कशंस विद यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। हमने आपको एक टाइमलाइन की अगर कभी बात की हो, ईरान से अगर आप देखें तो 2014-15 की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ईरान के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लग रहे थे और इस इल्जाम में यह था कि ईरान अपने सेंट्रीफ्यूजेस बना रहा है, सेंट्रीफ्यूजेस से वो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है, जिससे कि वो फिसाइल ग्रेड के बन जाएं और फिर उससे बम बनाए जा सके। इसी की बात हो रही थी। अब इसके आते ही रिश्ते खराब हो गए ईरान से पूरे वेस्ट के। यूएस ने अपने सैंक्शन लगाने चालू की, ईरान की इकोनॉमी ठप पड़ने लगी। बहुत मेहनत की ईरान ने अपने आप को बचाने की। अब वापस से ईरान में एक चेंज हुआ है जो रेजिम का, पेजेश्कियां आए हैं। अब मसूद पेजेश्कियां क्या करेंगे ये देखना बाकी है, पर फिलहाल उनका मानना है कि बात करना चाहिए। वी मस्ट हैव अ डायलॉग, हमें डायलॉग तो करना चाहिए। अभी डायलॉग की ही बात चल रही है, डायलॉग की बात कहां तक जाएगी देखना है। पर इसके बीच में इन्होंने बोला है कि हम एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूजेस तो बना रहे हैं, हम एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूजेस बना रहे हैं। इन्होंने ये बात रखी कि हम एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस बना रहे हैं। अब मुद्दा ये था सर, आपको बता दें कि 35 नेशन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ यूएन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, यूएन की एक एटम फॉर पीस बोल लीजिए या न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टीट्यूशन बोल लीजिए, आईएईए ने क्या किया ये देखते हैं। आईएईए ने बोला है कि हम डिनाउंस करते हैं, हम इसकी एकदम भी सराहना नहीं कर सकते, हम आलोचना करते हैं कि ईरान ने लैक ऑफ कोऑपरेशन किया है, अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हमसे छुपा के रखा है, हमको इंस्पेक्शन नहीं करने दे रहा है। मूव केम एज टेंशंस रैन हाई ओवर, ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर बहुत टेंशन है, इसीलिए मैं चेक करना चाहता था, ईरान ने कोऑपरेट नहीं किया। तेहरान ने, मतलब ईरान ने बार बार इसको डिनाई किया है। अब आईएईए वहां पहुंचा और उसने इंस्पेक्ट करने की कोशिश की, उसको मना कर दिया गया। तो आईएईए ने डिनाउंस भी किया है और एक रेजोल्यूशन पास किया है कि आपके ऊपर मैं सेंसर लगाऊंगा और सैंक्शन करूंगा आपको मैं। ईरान इससे त्रस्त होकर बोलता है तुमको जो करना है करो, हम यहाँ पे एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस बना रहे हैं, हम करेंगे। हालांकि इन्होंने बोला कि हम आपसे डायलॉग भी करेंगे। इस विजिट के दौरान ईरान ने एक और काम किया, मतलब आईएईए के लोग जब वहां पहुंचे तो यह भी हुआ है कि ईरान अग्री टू एन आईएईए डिमांड कि हम अपने सेंसिटिव स्टॉक ऑफ नियर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम को एनरिचमेंट जो कर रहे हैं अप टू 60% प्योरिटी करेंगे। बोला कि ठीक है, हम 60% से ज्यादा एनरिच नहीं करेंगे। तो वी हैव एक्सेप्टेड, ईरान हैज एक्सेप्टेड कि हम डिमांड को जो आपका है कि कैप इट सेंसिटिव स्टॉक ऑफ नियर वेपन्स, हम कैप करते हैं कि 60% प्योरिटी से ज्यादा हम उसको नहीं करेंगे, 60% से हम ज्यादा नहीं करेंगे। ये ईरान ने मानने की कोशिश की है। हालांकि ईरान की मीटिंग होने वाली है अभी यूके से, फ्रांस से और जर्मनी से, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। पर ईरान कर तो रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम, खुले तौर पे कर रहा है, पर कितना एनरिचमेंट करेगा नहीं करेगा अभी आईए को उसने बोला कि मैं 60% से ज्यादा नहीं करूंगा। देखना बाकी है कि कहां तक ये बातें चलती हैं, बट लेट्स फाइंड आउट। ईरान नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई सैंक्शन लगे क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत परेशान रही है, उसको रिवाइवल चाहिए। रिवाइवल शायद इन लोगों से सैंक्शन ना मिले, यही सबसे बड़ा रिवाइवल होगा। चलिए अगला देखते हैं आइडिया। अगला टॉपिक है क्लाइमेट डील अ मियर इल्यूजन सेज इंडिया। क्लाइमेट चेंज की बात है और लगभग पिछले कितने ही दिन से हम लोग यही बात करते जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं ये समझते हैं। हमारी बात यह है कि जब हमने इस सीओपी को चालू किया था तो एक बहुत बड़ा फैन बेस से चालू किया था। हम लोगों ने अप्रूव किया था कार्बन मार्केट को कि हम कार्बन मार्केट को लेकर आएंगे। कॉन्फ्रेंस बिल्कुल फेल हो चुका है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल को लाने में, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल को लाने में बिल्कुल फेल हो चुका है। अपोजिशन और प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं और एक डील अग्री हो रही है। डील अग्री ये हो रही थी कि हमारा मन तो है, वी एम टू मोबिलाइज 1.3 ट्रिलियन अ ईयर बाय 2035। हम बोला ठीक है, हम करने की कोशिश करेंगे। विद डेवलप्ड कंट्रीज अग्रीइंग टू लीड एफर्ट्स टू पूल इन $300 बिलियन अ ईयर एज अ बेस फिगर। बोला $300 बिलियन को बेस फिगर लेते हैं, हम कोशिश करेंगे कि $1.3 ट्रिलियन तक पहुंचे। अब भारत या कोई भी डेवलपिंग कंट्री समय जो वहां पे है, उन सबका एक ही वक्तव्य था और वो वक्तव्य क्या था ये समझते हैं। वक्तव्य ये था सर कि COP 29 को बहुत ही ज्यादा एक
फैन बेस, फैन फाइनेंस सीओपी के तौर पर देखा जा रहा था। जब बातें चालू हुई तो जब हम लोगों ने यूएन के अप्रूव्ड क्लाइमेट मार्केट से चालू किया तो लगा लोगों को कि शायद बहुत अच्छा यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे क्लाइमेट सॉरी कार्बन आपका मार्केट की बात हुई, कार्बन मार्केट की बात हुई। पर जैसे जैसे दिन बढ़ते गए ये पूरा ज़ील गिर गया। ज़ील गिरने के पीछे था जो डिमांड हुई, और डिमांड किसकी थी? डिमांड डेवलपिंग कंट्री की आई। किससे आएगी आपको पता ही है, डेवलप्ड कंट्रीज से, कि आपको मुझे कितना रुपया देना है। हम लोगों ने डिमांड कर दिया 1.3 से लेके 5.1 ट्रिलियन डॉलर के बीच में कुछ ये फिगर बैठेगा। डेवलप्ड कंट्री ने एकदम डिनाई कर दिया। डेवलप्ड कंट्री ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, और चूंकि वो डिनाई कर चुका था इसीलिए वो इस पे एग्री किया ही नहीं। डेवलप्ड कंट्री ने ऑफर किया कि हम 250 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं देंगे। इस ड्राफ्ट को खारिज कर दिया गया, अगला ड्राफ्ट बनाया गया जिसमें 300 बिलियन डॉलर की बात की गई। इसको बेस फिगर बनाकर एक्सेप्ट किया गया है। भारत ने साफ यहां कर दिया कि आप लोग एक इल्यूजन बस पैदा कर रहे हो। इट्स अ फार्स, एज अ क्वेश्चन ऑल्सो आई गेव इट टू यू। ये बिल्कुल फार्स, एक इल्यूजन है जो डेवलप्ड कंट्री दिखा रही है लोगों को बस। और खास करके आपको बता दें, इनका ये बोलना है डेवलप्ड कंट्री का कि 2021-22 में हमने लगभग 115 बिलियन डॉलर दिया था, पर ये दिया नहीं था, ये लोन था जो आप वापस लेंगे आज नहीं तो कल। इसीलिए अब हमें ग्रांट चाहिए, और ग्रांट इसलिए चाहिए क्योंकि हमें मिटिगेशन करना है, हमें अडेप्टेशन करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें चाहिए, हमें क्लाइमेट से डील करना होगा। जो हमारे छोटे देश हैं जैसे SIDS, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, या बाकी के देश हैं, उनके लिए मुझे पैसा चाहिए एंड वी नीड इट फ्रॉम यू। सो दिस इज आवर क्रीड, दिस इज आवर टॉक। और ये सारा का सारा टॉक फेल हो चुका है, पूरा फेल हो चुका है। कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ रही है यहाँ पर। हमें 1 ट्रिलियन डॉलर तक चाहिए था, वो 300 तक भी नहीं मान पा रहे हैं। और आने वाले समय में, जैसा कि हमने पहले ही भविष्यवाणी की थी, कि अब ये रिसेशन का दौर चालू होगा और रिसेशन आएगा। अब आप देखिएगा रिसेशन आने वाला है। सारे डेवलप्ड और वेस्ट कंट्रीज बोलेंगे कि देखिए हमारी हालत खराब है, हमारे यहाँ खाना भी नहीं मिल पा रहा है, आप ही हमें कुछ खाना भेज दो। अब ये सब ड्रामा चालू करने वाले हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू पे मनी। वो पैसा नहीं देंगे। हाँ, वॉर करने के लिए बहुत पैसा है, यूक्रेन और इजराइल को देने के लिए बहुत पैसा है, ये बात और है। पर क्लाइमेट के बारे में बात करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी थी, पूरी तरह से फेल हो चुका है। COP29 जो कहां हुआ है आपको पता है, बाकू में, अजरबैजान में, ये पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब देखते हैं क्या आगे बढ़ती है बातें। चलिए अगला देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा ये आइडिया है जो हमें लगा कि आपके सामने रखना चाहिए। Why India 6 gigahertz spectrum dilemma is affecting PS5 Pro console launch in India? देखिए हमारा इंटरेस्ट ये बताने में नहीं है कि सोनी का PS5, प्ले स्टेशन 5 भारत में लॉन्च नहीं हुआ। हमारा ये मकसद नहीं है बताने का, क्योंकि जो गेम प्रेमी वो नाराज हो जाएंगे। पर ये सच्चाई है कि विश्व भर में जब सोनी ने अपना PS5 प्रो लॉन्च किया, भारत में लॉन्च नहीं किया है। भारत के साथ और भी अन्य देश हैं, पर भारत में लॉन्च नहीं किया है। इसके पीछे की जो डिलेमा है वो ये है कि भारत में अभी भी जो ब्रॉडबैंड चल रहा है, आप खुद सोचिए, आपके घर में जो ब्रॉडबैंड आप लगवाए हैं, वो ब्रॉडबैंड में क्या लिखकर आता है कभी नोटिस करिएगा। 2.5 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का चैनल है। 5 गीगाहर्ट्ज का रेंज कम है, 2.5 का ज्यादा है। इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। अभी यही कर रहे हैं। जो सोनी का ये नया कंसोल आया है, ये प्ले स्टेशन जो आया है, इसका जो यूसेज है, जो बेस ये यूज कर रहा है, वो 6 आपका गीगाहर्ट्ज है, और साथ ही में 6E गीगाहर्ट्ज है। ये दोनों यूज कर सकता है, 6 गीगाहर्ट्ज, 6E गीगाहर्ट्ज। अब ये क्या बातें हो रही है, आइए थोड़ा समझते हैं, पहले आराम से समझिएगा। हम आपको बता दें कि आपके पास वाईफाई के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे हम आपको बोले 802.11 AC, तो मतलब ये वाईफाई 5 है, 5 गीगाहर्ट्ज है, जो कि 2013 में रिलीज किया गया था। और इसका स्पीड जो है वो 3.5 Gbps है, थियोरेटिकल स्पीड है ये। बैंडविड्थ बहुत अच्छा, चैनल है, बेटर मॉड्यूलेशन है। फर्स्ट स्टैंडर्ड टू यूज मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, अलाउज मल्टीपल एंटीनास ऑन डिवाइसेस। तो बहुत सारे एंटीनास डिवाइसेस में लग सकते हैं। स्पीड अच्छी मिल रही है। वाईफाई 6 जो आया, ये 2021 का स्टैंडर्ड बनाया गया, और इसका फोकस था परफॉर्मेंस और अच्छा करना है इन डेंस डिप्लॉयमेंट्स थ्रू मैकेनिज्म्स लाइक मल्टी यूजर शेड्यूलिंग, ट्रांसमिशन एक्सेट्रा।
वीडियो स्ट्रीमिंग क्लाउड एक्सेस बहुत तेज है। वाईफाई 6 में बहुत तेज स्पीड आपकी बढ़ गई। अब 802.11ay इज इक्वल टू वाईफाई 6E। अब 6 के बाद 6E आया है। स्वाभाविक सी बात है, स्पीड बढ़ाने के लिए आ रहा होगा। अपग्रेडेड वर्जन ऑपरेट्स इन द 6 गीगाहर्ट्ज बैंड, ऑफरिंग सिग्निफिकेंट बैंडविड्थ फॉर हायर स्पीड, इंटरफेरेंस को कम करता है और एग्जिस्टिंग 2.4 डिवाइसेस के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस इसका चल रहा है। मतलब पोर्टेबल है। 6 और 6E आपके जो पुराने डिवाइसेस है उनके साथ भी पोर्टेबल है। दे कैन वर्क विद द ओल्डर डिवाइसेस। 802.11be is Wi-Fi 7. This is something of next generation now. ये अंडर डेवलपमेंट है। 4x स्पीड्स हो जाएंगी इसमें, अप टू 40 Gbps। यहां पे जो स्पीड्स हैं वो 9 से लेकर 10 Gbps तक है, जिसको हम लोग 40 करने की बात कर रहे हैं। यहां पे लगभग 3.5 से 4 था, यहां पे हमने 3 गुना किया, अब इसको हम 4 गुना करने की बात कर रहे हैं, 40 Gbps, और बहुत सारे डिवाइसेस एफिशिएंसी के साथ इसमें लग जाएंगे। तो ये कुछ नाम थे जो कि बदलते जा रहे हैं, जनरेशन ऑफ वाईफाई बदलते जा रहे हैं, 5 से 6, 6 से 6E एंड द 7। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, ये वाईफाई कैसे कनेक्ट कर रहा है? तो कंफर्म है, स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम को यूज करके कर रहा है। इसका मतलब है आज जो आपके ब्रॉडबैंड में आप 2.5 और 5 यूज करते हैं गीगाहर्ट्ज को, इस बैंडविड्थ पे सरकार का कोई काम नहीं होता है। सरकार ने इसको डी लाइसेंस कर दिया है। बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को, आप सुनेंगे तो समझेंगे। जैसे आपने 2.5 गीगाहर्ट्ज देखा या आपने 5 गीगाहर्ट्ज देखा, सरकार ने इन दोनों को क्या किया? डी लाइसेंस कर दिया है। डी लाइसेंस का मतलब है कि ये आम लोगों के लिए अवेलेबल है, आप आराम से यूज कर सकते हैं, डी लाइसेंस्ड है ये। अब अगर मुझे 6 को या 6E को या 7 को भी यूज करना है तो मुझे इसको भी डी लाइसेंस करना होगा। क्या सरकार ने कर दिया है? सवाल है, क्या सरकार ने कर दिया है? नहीं, सरकार ने इसको अभी भी डी लाइसेंस नहीं किया है। इट हैज नॉट बी डी लाइसेंस्ड। दैट मीन्स अगर आपको स्पेक्ट्रम में एंट्री करना है तो आप कैसे एंट्री करोगे? सरकार स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करेगी, मतलब लोग इसमें ऑक्शन में पार्ट लेंगे। जिनको इस ऑक्शन में सफलता मिल जाएगी, जिनकी बिडिंग सही होगी, उनको अलाउ किया जाएगा कि आप 6E यूज कर लो। उनको अलाउ किया जाएगा, सबको अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब जितने मॉडर्न बनाने वाले लोग हैं, मोबाइल बनाने वाले लोग हैं, वो बेमतलब का ही इसमें नहीं जा सकते जब तक कि वो लाइसेंस को जीत ना जाए। हालांकि 6 और 6E 2.5 और 5 GHz के साथ, ये गीगाहर्ट्ज के साथ कंपैटिबल है, तो आपके डिवाइसेस इस पे वर्क तो कर सकते हैं, पर अलाउड नहीं है स्पेक्ट्रम को यूज करना। अब सोनी ने अपना कंसोल लॉन्च किया गेम का, PS5 प्रो, PS5 प्रो। अब ये यूज करना चाहता है बैंडविड्थ ऑफ 6E एंड 6, दैट इज नॉट अलाउड इन इंडिया। ये डी लाइसेंस्ड नहीं है। चूंकि डी लाइसेंस्ड नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। हाल ही में कुछ ऑपरेटर्स के एसोसिएशन ने मिलकर भारत की सरकार को पिटीशन किया था कि कुछ मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बैंडविड्थ 6 और 6E के लिए डिवाइसेस बना रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसको डी लाइसेंस नहीं करते हो वो यूज नहीं कर सकते। लाइसेंस लीजिए, पैसा दीजिए, तब आप यूज करेंगे। अगर सरकार इसको डी लाइसेंस कर देती है तो सरकार का क्या मन में लालच है कि हम अपना पैसा खो देंगे, क्योंकि अगर वो उसको डी लाइसेंस कर रही है तो कोई पैसा नहीं देने वाला, सब लोग यूज कर सकते हैं। पर अगर वो लाइसेंस रखी हुई है तो इसका मतलब उसको पैसा चाहिए, ऑक्शन में वो लाना चाहती है। अब आपके पास दोनों शायद उपाय होते हैं। आप डी लाइसेंस करके ब्रॉडर बेस दे दीजिए, सब लोग यूज करें। आप लाइसेंस करके कुछ लोगों को दे दीजिए, कुछ लोग यूज करें। यही हो सकता है। सरकार का जो कॉल होगा, अभी तक सरकार डिलेमा में है, सरकार ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया है, और इसीलिए हमारी जो टेक्नोलॉजीज का विकास है कि हम 5 से 6 जाएं, 6 से 6E जाएं, 7 जाएं, वो थम जाता है। पॉलिसी पैरालिसिस, पॉलिसी डिलेमा इसी को कहते हैं कि आप पिछले 4-5 साल से डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो कि मुझे 5E या 5 से 6 और 6E तक जाना है कि नहीं जाना है। इसका निर्णय नहीं लिया गया है। निर्णय ले जाने के बाद शायद होगा, और मन में क्या चल रहा है कि पैसा मिलेगा, इसीलिए निर्णय नहीं ले पा रहे हैं हम लोग। खैर, आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, पर फिलहाल के लिए इसको रोका जा चुका है, यहीं तक इसको रोका जा चुका है। चलेगा, आइए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। जल्दी से बता दिए क्लियर हो गया तो, जल्दी से बता दिए क्लियर हो गया तो।
हाँ, से आपका वाईफाई 6 का 9 से 10 होता है, मतलब 9.6 जीबीपीएस है, 9 से 10 का स्पीड है आपका। वाईफाई 5 का 3.5 है। वाईफाई 5 का आपका जो है वो 3.5 है, याद रखिएगा। वाईफाई 6E भी आपका 9 से 10 के बीच में है, और हम लोग 7 में जा रहे हैं 40 जीबीपीएस लेकर, 40 जीबीपीएस। इज इट फाइन? फाइन, ओके। आइए, थीम इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टॉक इज अबाउट कि क्या भारत का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग सही से हो रही है, उसकी नीड्स क्या है और रियलिटी क्या है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ये आर्टिकल आया है। हालांकि आप यहां से यहां तक जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे फैक्चुअल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आइए देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग। कुछ आपको तथ्य देते हैं, उसके बाद हम अपने डिस्कशन पे चलेंगे। आइए देखते हैं, पहला तथ्य आपके दिमाग में जो होना चाहिए, क्यों मुझे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। कितनी तेजी से बढ़ रही है? 400 मिलियन इन द लास्ट डिकेड। आप 400 मिलियन थे पिछले डिकेड में, आप 800 मिलियन पहुंचने वाले हैं अगले 3 डिकेड में, मतलब 2050 तक आप पहुंचने वाले हैं 800 मिलियन तक। और आपके अर्बनाइजेशन का रेट बहुत हाई है। आज हो सकता है कि 35 से 40% लोग ही रहते हों आपके इस अर्बन के एक खेमे में, और आने वाले 2050 तक यही रेट 50% हो जाएगा। 50% से ज्यादा भी हो जाएगा। दैट इज ऑल। हमारे पास एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है बहुत हाल ही में, जो बोलती है कि भारत को 70 लाख करोड़ चाहिए 2036 तक टू मीट इट्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स। भारत की सरकार का आज का इन्वेस्टमेंट हम आपको बता दें तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में वो 1.3 लाख करोड़ एनुअली खर्चा करती है। अगर 1 से 1.5 करोड़ एनुअली आप खर्चा कर रहे हैं तो आप कितने साल में 70 तक पहुंच पाएंगे, आप ये कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। हो सकता है कि आप 20 साल में, 30 साल में हो सकता है पहुंच जाए, या 40-50 साल में पहुंच जाए, पर 70 लाख करोड़ आपको चाहिए 2036 तक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए। तीसरा पॉइंट, हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में पहले भी पढ़ा है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। हमें यह जानते हुए अच्छा भी लगा और आपको बताते हुए पिछली बार भी अच्छा लग रहा था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आज अपने आप को खुद सस्टेन कर लेती है। उसके पास खुद का अपना टैक्स रेवेन्यू है, जो कि 50% तक उसके पूरे रेवेन्यू का होता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हालांकि अगर हम इसमें देखने की कोशिश करें कि कितना पैसा पहुंच रहा है म्युनिसिपैलिटी तक, तो एक बात आपको बता दें, म्युनिसिपल फाइनेंसेस 1% ही है अपने जीडीपी का, पूरे जीडीपी का 1% हमारे म्युनिसिपल फाइनेंसेस है। म्युनिसिपल बॉडीज 45% तक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इन्वेस्टमेंट में ध्यान देती हैं। डिस्पाइट एन इंक्रीज इन सेंट्रल एंड स्टेट ट्रांसफर बढ़ा है, फाइनेंशियल हेल्थ म्युनिसिपैलिटीज का अभी भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है। टैक्स रेवेन्यू बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी धीरे बढ़ रहे हैं। हाउएवर, अपना म्युनिसिपैलिटी का जो था वो 50% लगभग पहुंच चुका, थोड़ा बहुत डिक्लाइन और बढ़ता रहता है। खैर, हमारा मुद्दा ये नहीं है, हम आपको एक बड़े मुद्दे की चीज बताना चाहते हैं, वो सुनिएगा। कहानी ये है सर कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चालू हो चुकी है म्युनिसिपैलिटी से ही। अगर आप अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो आप म्युनिसिपैलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। और म्युनिसिपैलिटीज का हाल ये है इस समय कि ये लगभग 50% तक तो अपना टैक्स कमा लेती हैं, टैक्स रेवेन्यू इनके पास आ जाता है। थोड़ा बहुत इनको ट्रांसफर हो जाता है, उससे भी ये कमा लेते हैं। थोड़ा बहुत ये नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी कमा रहे हैं। तो ठीक ठाक अपना कमाने में ये लोग लगे हुए हैं। पर प्रॉब्लम है कि क्या इनके कमाने का जो ये पैसा है, इज दिस क्वांटम एनफ? इज दिस एनफ? द आंसर विल ऑलवेज बी नो। इज दिस एनफ? नो। द आंसर इज नो, इतना एनफ नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे लड़ाई की जाए इन चीजों से? पॉइंट ये है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए अब बहुत ज्यादा दिख रहा है क्योंकि अर्बनाइजेशन का जो पेस है वो बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा है। दूसरा, सिर्फ अर्बनाइजेशन का पेस ही नहीं, अगर आज आप देखें तो रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, क्लाइमेट चेंज अपनी लड़ाई कर रहा है अर्बन एरिया में, और इन सबको देखते हुए मुझे सारे रिसोर्सेज मैनेज करने पड़ेंगे। मुझे अपने सारे रिसोर्सेज मैनेज करने पड़ेंगे अर्बन एरियाज में, ताकि लोगों को सब कुछ मिल सके।
हमने ये काम कुछ लोगों पर छोड़ा। इस काम को करने के लिए हमने बहुत सारी काम किए, जैसे कि हमने अमृत की स्कीम बनाई, हमने पीपीपी लाया, हमने बहुत सारे फाइनेंसिंग मॉडल लाए, बहुत सारे फाइनेंसिंग मॉडल हमारे पास आए, बहुत सारी चीजें आई। और धीरे धीरे एक तथ्य क्लियर होता चला गया कि जब आप इतने बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, तो आज की कहानी है सर कि पीपीपी भी धीरे धीरे लेस हो रहा है, अपने आप को कम कर रहा है। अमृत स्कीम में यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो नहीं पा रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो नहीं पा रहा है, फाइनेंसिंग मॉडल आपके फेल हो रहे हैं। और इसका ठीकरा जो हम अगर फोड़ना चाहेंगे तो इसलिए फोड़ना चाहेंगे कि आपके पास इनएफिशिएंसी है लोगों की, इनएफिशिएंसी है कलेक्शन ऑफ फंड की, इनएफिशिएंसी है रिसोर्सेस की, और इसीलिए आप इतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है आपके पास आपके पास इतना ज्यादा काम है, ड्यूटी आपकी ज्यादा है, रेवेन्यू आपके पास कम है, और इसीलिए आप हमेशा परेशान रहते हैं। तीसरा है आप परमानेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की सोच ही नहीं पाते हैं, परमानेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की आप सोच ही नहीं पाते हैं, और इसीलिए आप परेशान होते हैं। तो हमारे पास कहानी यह है सर कि अर्बन म्युनिसिपैलिटीज जो हैं, उनके पास पहले से बढ़िया पैसा तो आ रहा है, पर क्या ये बहुत है? आज के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास चैलेंजेस बनते जा रहे हैं, स्लम्स बन रहे हैं, पॉवर्टी आ रही है, स्कीम्स को हमें करना है, वाटर पहुंचाना है, रोड्स बनानी है, पार्क्स को मेंटेन करना है, पर ये सब फेल होता दिख रहा है। सबसे बड़ा फेल तो आपको बता दें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का है फेलियर, जो आज तक भी सही से काम नहीं कर पाया। इन सब के बीच में वे फॉरवर्ड क्या है, मुझे करना क्या है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड हियर? सर वे फॉरवर्ड दो ही तीन चीजों में दिखता है। सबसे पहला वे फॉरवर्ड है आपको पीपीपी को अपर हैंड देना होगा, और आपको प्राइवेट प्लेयर्स को बिना परेशान किए लाना पड़ेगा। यू हैव टू फैसिलिटेट देम। और फैसिलिटेट बोलने का मतलब ये नहीं कि बस आप लेकर आ जाओ, उनको इज्जत दो। आप पॉलिसी चेंज कर दो उनके आने के बाद, आप उनके ऊपर केस कर दो, आप उनको फंसा दो, ये नहीं करना है। आपको उनको फैसिलिटेट करना है, एंड यू विल हैव टू गिव देम सम अपर हैंड, देन ओनली दिस कैन बी डूइंग वंडरफुली वेल। दूसरा है आपको टैक्स नेट के अंदर में और लोगों को लाना होगा। आपको अर्बन एरिया में टैक्स कलेक्शन बढ़ाना होगा, और सिर्फ पैसा मत बढ़ाइए, आप एफिशिएंसी बढ़ाइए उसका, आप उसका एफिशिएंसी बढ़ाइए। तीसरा, आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सोच रहे होंगे कि अर्बन एरिया में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करना है, यहां पे भी आपको पीपीपी काम आएगा, और आपको कोशिश करना है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, बाकी जो मिनिस्ट्रीज है उससे आप फंड लें, और सिर्फ अपने ऊपर ना बोझा ले लें, आप मिनिस्ट्री से फंड लें, वहां पर मिनिस्ट्री फंड आपको दे, ताकि आप ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था वहां पर देख सके पूरे अर्बन एरियाज में। स्कीम्स जो आप लेकर आते हैं, स्कीम्स को आप सोशल ऑडिट में लेकर जाएं, आप उसको सोशल ऑडिटिंग में करें कि क्या वाकई में ये स्कीम्स काम कर रही है या नहीं। अगर ये स्कीम काम कर रही होगी तो आप उसको वर्क करें, अगर ये काम नहीं कर रही है तो आप ऐसी स्कीम्स को जल्दी से रिफॉर्म कर दें। जैसे अमृत जैसी स्कीम है जो यूटिलाइजेशन और पूरा फंड नहीं कर पा रही। यहां तक आपको बता दें कि बड़े से बड़े सिटी बेंगलोर हो या हैदराबाद हो, वो भी अपने पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है, ना कि फंड और बढ़ाना है लोगों से। जिस दिन हमने एफिशिएंसी बढ़ा दी, जिस दिन हमने लोगों से लिया हुआ पैसे का हिसाब सोशल ऑडिट में डाल दिया, उस दिन हमारी 90% तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जो कीवर्ड हम आपको देना चाहते थे वो पहला है एफिशिएंसी का, दूसरा है सोशल ऑडिटिंग का, तीसरा है कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडस्ट्रीज का, मिनिस्ट्रीज का, और चौथा हम आपको देना चाहते हैं एक पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर या पाइपलाइन प्रोग्राम बनाइए। पाइपलाइन प्रोग्राम का मतलब है एक ऐसा आपका जरिया होना चाहिए जहां पे आपको पता हो कि मुझे पहले ये प्रोग्राम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। दैट्स अ पाइपलाइन थिंग। एक पाइपलाइन स्कीमेटिक आपको बनाना पड़ेगा, वेयर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पहले मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। लेट इट गो इन अ फ्लो। नहीं तो आप हैपेजर्ड करते हैं, आप किसी भी पार्ट को पहले उठा लेते हैं, सिलोस में वर्क करते हैं, दैट विल नेवर गोइंग टू गिव यू योर रिवॉर्ड्स। अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए, अगर आपको सही से काम करना है, पाइपलाइन स्कीम में वर्क करो। दैट इज अबाउट द आर्टिकल। तो बढ़िया, मतलब एक अच्छा कवरेज अगर आप देखें तो अर्बन में आपके पास क्वेश्चन बनता ही है सर कि अर्बनाइजेशन के क्या चैलेंजेस हैं, म्यूनिसिपैलिटीज कहां फंस रही है। और हमें पता है फंड्स, फंक्शनरी एंड द फंक्शंस, तीन चीजों में जाके सब कुछ फंस जाता है। फंड्स होते नहीं,
फंक्शनरी इनएफिशिएंट है और आपके पास फंक्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा या तो दिए गए हैं और आपके पास कलेक्शन का पावर नहीं है। यहीं आके बातें फंस जाती हैं। मुझे अगर इन बातों से लड़ना है तो 2 ही 3 चीजें जिस पे मैं वर्क कर सकता हूं, एफिशिएंसी बढ़ाओ, फंक्शनरी को ठीक से रखो और अपने पाइपलाइन स्कीमेटिक पे वर्क करो, कोऑर्डिनेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज लाओ और टैक्स की एफिशिएंसी बढ़ाओ, टैक्स की एफिशिएंसी बढ़ाओ। आई होप दिस इज फाइन, आई होप दिस इज फाइन। चलेगा? तो हो गया। आपको एक छोटा सा पीटी फैक्ट और हम देना चाहते थे आज के पेपर में से। हालांकि ये मार्च में भी आया था, ये फिर से आज आर्टिकल में आया था, इसलिए हम आपको बस दे दे रहे हैं। Kodur Madhabusi Krishna, T.M. Krishna, a renowned Carnatic musician, he has been awarded Sangeet Kalanidhi Awardee for 2024. The award considered किया जाता है ऑस्कर के equivalent for Carnatic music is given away by the Music Academy in Chennai. While Neena Prasad has been selected for the Nritya Kalanidhi Award for 2024. तो नृत्य कलानिधि अवार्ड के लिए नीना प्रसाद जी हैं और टीएम कृष्णा जी हैं संगीत कलानिधि अवार्ड के लिए। तो हो सकता है भूले भटके आपके पीसीएस में, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन अब आ सकते हैं, याद रखिएगा। यही आज का हमारा अंतिम टॉपिक था। इसके अलावा उस पूरे पेपर में पढ़ने मत जाइएगा, कुछ भी नहीं है, फालतू चीजें हैं। सिर्फ इलेक्शन मय हो रखा है पेपर इस समय, रिजल्ट मय अब हो रखा है इलेक्शन का, उसी का कुछ दिन गाना चलता रहेगा कि ये यहाँ पे ये बाजी मार गए, वहां पे वो बाजीराव बन गए, यही चलता रहेगा, जाने दीजिए। आपको हम एक चीज और अश्योर करना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं 2 साल या उसके ऊपर के लिए, और मान लीजिए आपका 1% की नहीं हुआ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक वापस एक्सटेंशन दें ताकि आप फिर से पढ़ सकें उसी पैसे में। कोई एक्स्ट्रा पैसा आपका नहीं लगेगा, ये हमारा अश्योरेंस है। और बहुत अच्छा ऑफर है सर, 32999 में आपको पूरा हमारा 2 साल का कोर्स मिल रहा है, इससे बेहतर नहीं है। तो जो लोग आगे 27-26 का एम कर रहे हैं, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर नाउ। अब आप लग सकते हैं इसके ऊपर। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। और आपको बता दें, जिन लोगों का मन है जियो म्यूजिक्स में जुड़ने का, समय लगा हुआ है, बना हुआ है माहौल, आप जुड़ सकते हैं। पेपर 2 चल रहा है जियो म्यूजिक्स में, दैट इज जियो ऑप्शनल कोर्स, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और एक ही चीज बस आपसे हम बोलेंगे कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वो ही सफल है। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय।